हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज अपनी करंट अफेयर की क्लास हो रही है जो वो जनरली होती है अपनी ट्यूसडे को। इस बार कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ये क्लास अपनी संडे को करनी, थोड़ा ट्यूसडे को हो नहीं पाई, तो चलो आज कर लेते हैं इस क्लास को, ठीक है। क्योंकि आपकी एग्ज़ाम भी आ रही है तो करंट अफेयर तो अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये है अपना, देखो पहल एकेडमी अभी तक अपना कोर्स चल रहा था जो भी वो ऑनलाइन था। जो टेस्ट सीरीज चाहे आरएस प्री की है चाहे आरएस मेंस की है वो अपनी ऑनलाइन चल रही थी। अब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रही है, ठीक है। आप सबकी डिमांड पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। ये शुरू होगी अपनी 14 सितंबर से। ये अपना देख लो, आप देख सकते हो एड्रेस है, इस पे पहल एकेडमी का ऑफिस है। यहाँ आकर आप 14 सितंबर से जो शुरू हो रही है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आरएस प्री की टेस्ट सीरीज प्लस आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज। तो अभी देखो आरएस मेंस का रिजल्ट आउट हो गया है तो वैकेंसी अभी आने वाली है। तो अभी से आप आरएस प्री और जो कैंडिडेट आरएस मेंस की करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ इनरोल हो सकते हैं। आरएस प्री की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको टोटल 25 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। 25 टेस्ट जिनकी प्राइस है मात्र 4,000 रुपये। इसमें आपको 25 टेस्ट अवेलेबल होंगे जिसमें 15 टेस्ट होंगे वो आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे, प्लस आपकी जो 10 टेस्ट बच गए वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है। यही सेम 25 टेस्ट आपके होंगे आरएस मेंस के। इसकी प्राइस है 5,000 रुपये, ओके। तो आप आरएस प्री प्लस मेंस की जो ये टेस्ट सीरीज है ये जो 14 सितंबर से शुरू हो रहा है तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और ये दे रखा है पहल एकेडमी का। इसको अगर आपको वो शेड्यूल चाहिए प्री प्लस मेंस का तो जो पहल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाकर प्री और जो मेंस का शेड्यूल है वो वहाँ से ले सकते हैं। देखो आरएस मेंस का रिजल्ट आया है अभी, तो हमें इसमें जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो गए हैं उनको आगे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और वो अपनी प्रिपरेशन, इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट रखें, अभी से स्टार्ट कर दें। और जिनका नहीं हो पाया है, आरएस क्या है ये हम सबको पता है कि ये पेशेंस मांगती है आरएस। तो जितनी हम में पेशेंस होगी, हम में परफेक्शन जब भी आएगा जब हम पेशेंस रखेंगे और कंटिन्यू अपन प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस किससे होगी? अपनी इन टेस्ट सीरीज से। प्री जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे वो ये मत समझे कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि नेक्स्ट इसी टाइम आपका फिर से मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। ये तो एक प्रोसेस है जो चलती रहनी है, पर हमको खुद को इतना प्रिपेयर करना है कि नेक्स्ट वाली जो भी वैकेंसी आए उसमें हम अपना 100% दे सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि जिसका जो देखो जिन्होंने अभी मेंस लिखा है इसका मतलब प्री ऑलमोस्ट उनका तैयार रहता है, तो उसको तो पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टेस्ट हैं ये कंटिन्यू रखें अपने नेक्स्ट के लिए। और जो मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है वो अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेंस प्लस अभी पिछली वाली वैकेंसी में हमने देखा है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, उसके बाद आरपीएससी ने अपडेटेड सिलेबस जारी किया है और उसके बाद बहुत ही मिनिमम टाइम में 3 या 4 महीने के मिनिमम टाइम में हमारा मेंस जो है वो लिखा है हम लोगों ने। तो इतने कम टाइम में कैसे हम मेंस की टेस्ट सीरीज कर पाएंगे? और कर पाएंगे तो हम इस प्रॉब्लम में ऐसे सोचते रहते कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसकी टेस्ट सीरीज हम करें नहीं करें। इतना दिमाग हमारा पजल रहता है कि हम उस अपडेटेड जो सिलेबस आरपीएससी करती है उसी को हम कवर करने में लगे रहते हैं। तो जो परफेक्शन है वो हमें नहीं आ पाता। वो जब ही आएगा जब हम अभी से स्टार्ट करेंगे कि हम आरएस की जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनको इस हिसाब से अपना माइंड सेट रखें कि मेरा एग्ज़ाम 2 या 3 महीने बाद है। मैं इस इंस्टीट्यूट की जैसे पहल एकेडमी की जो ये 25 टेस्ट है ये सोचो कि मैं आरपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो यहाँ लिख रही हूँ। तो उससे क्या है आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, प्लस आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जो ऑफलाइन हमारी टेस्ट सीरीज़ है 14 सितंबर से शुरू हो रही है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी कुछ भी क्वेरी है आपको पूछना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी करंट की क्लास। करंट का पहला सवाल क्या है? हाल ही में दही हांडी को खेल का दर्जा देने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? वेरी इंटरेस्टिंग सवाल है और आ भी सकता है
क्योंकि अब ये सबको पता है हमको कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो कृष्ण जन्म दही हांडी का संबंध किससे है? कृष्ण जी से। उनका जन्म होता है जब एक मटकी होती है उसको फोड़ते हैं, जो गोविंदा होते हैं उनको फिर हम क्या है पुरस्कार देते हैं। तो उस हिसाब से ये खेल बहुत प्राचीन है दही हांडी। तो अभी इसको खेल का दर्जा दिया है। पहले तो ये होता था इंटरेस्टिंग, ऐसे गाँव में मोहल्लों में ऐसे हो गया, अब खेल बना दिया। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने हाल ही में दही हांडी को खेल का दर्जा दिया है? तो वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या हरियाणा। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार है, क्योंकि इसका संबंध प्राचीन काल से देखें तो दही हांडी का महाराष्ट्र से संबंध रहा है। अब राज्य सरकार ने इसको खेल का दर्जा दे दिया है। और ये बताया कहा गया है कि जो भी गोविंदा, क्योंकि ये दही हांडी है ये प्रोग्राम, उसमें जो भी जीतेगा उसको राज्य सरकार पुरस्कार भी देगी, प्लस उसको ये भी कहा है कि 5% हम सरकारी नौकरी है उसमें आरक्षण भी देंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखो महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा दिया है। इसे एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में माना जाएगा। दही हांडी में शामिल होने वाले जो भी गोविंदा है उनको सरकारी योजनाओं का एक तो लाभ मिलेगा, जितनी भी महाराष्ट्र राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनको डायरेक्ट लाभ मिलेगा, प्लस उनको सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिया जाएगा। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना आप, ठीक है। समाई माता का मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? समाई माता का मंदिर है ये तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर और प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बांसवाड़ा। वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं जो हम राजस्थान जो आर्ट कल्चर है उसमें हम पढ़ते हैं, पर ये मंदिर मैंने स्पेसिफिक करंट की क्लास में बनाया है इस वजह से, क्यों, इसके लिए राज्य सरकार ने स्पेसिफिक बजट का प्रावधान किया है और ये बोला है कि यहाँ एक इको जो टूरिज्म एक तरीके का जो सब सेंटर है वो हम बनाएंगे, एक ट्रैक बनाएंगे। तो इस वजह से ये मंदिर है ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। और जो चीज़ चर्चा में रह गई या राज्य सरकार ने जिस पर स्पेशल फोकस कर लिया, जो न्यूज़पेपर में रह गई, अपनी न्यूज़ में रह गई, वो हमें आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो याद रखना समाई माता मंदिर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में स्थित इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र में अपना जो वन विभाग है राज्य सरकार का, उसके द्वारा पौधारोपण कर लव कुश वाटिका है उसका विकास किया जाएगा। यहाँ एक इको टूरिज्म ट्रैक भी बनाया जाएगा। तो ये याद रखना। अब अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्रोन निम्न में से क्या है? विश्रोन सिंपल शब्द आएगा आपके लिए विश्रोन। तो ये कृषि ड्रोन है, रोबोट है, या स्वदेश निर्मित तोप, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कृषि ड्रोन। अभी हाल फिलहाल में डीजी फेस्ट चल रहा था, जयपुर में डीजी फेस्ट हुआ था। उसका मतलब होता है कि जो भी डिजिटल क्षेत्र में अपनी राज्य सरकार राजस्थान में या बाहर का कोई भी ऐसा इनोवेटिव काम जो किया गया है या नया इनोवेशन किया गया है, तो वो यहाँ जयपुर में जो डीजी फेस्ट 2 दिवसीय हुआ उसमें आकर के जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है उनके द्वारा जो डीजी फेस्ट आयोजित किया गया उनमें उसका प्रदर्शन करे। तो उन्हीं में से एक था विश्रोन, ठीक है। ये है एक कृषि ड्रोन बनाया गया है, क्योंकि सबको पता है कि जो अभी इन दिनों में क्या रहता है, जनरली क्या है, जो टिड्डी आती हैं या जो कीट होते हैं वो जो कपास की फसल होती है उसको बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करती है, ठीक है। तो अब क्या है, इस विश्रोन ड्रोन बना दिया है। इसके माध्यम से जो कीटनाशक होते हैं वो जनरली क्या है, हम कीटनाशकों का छिड़काव सब जानते हैं कि खेती में कीटनाशकों का छिड़काव कैसे करते हैं, या तो ड्रम के थ्रू या कोई एक मेन पावर है वो यूज करके उस तरीके से करते हैं। तो उनका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, जो मानव स्वास्थ्य है उस पर उसका नेगेटिव असर होता है जो इसको छिड़काव करता है वो उस पर। तो इसके लिए जो ये ड्रोन आया है विश्रोन नाम का ड्रोन, यह क्या करेगा, ऊपर से जो कीटनाशक है उसका छिड़काव कर देगा और जो कीड़े मकोड़े जो भी टिड्डी है उनको खत्म किया जा सकेगा। तो ये देखो विश्रोन क्या है, भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है। तो ये आने के चांसेस इस वजह से हैं दोस्तों, क्योंकि डीजी फेस्ट में इसका प्रदर्शन किया गया है। जो राज्य अपने राजस्थान प्रदेश में डीजी फेस्ट हुआ था, तो ये जो भारत में बनाया गया ये पहला कृषि ड्रोन है, ये विश्रोन है, जिसका प्रदर्शन राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 में किया गया है। इस उड़ने वाली मशीन है, एक तरीके से महज कुछ ही घंटों में
कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। तो कितनी यूजफुल चीज़ें हैं, क्योंकि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। अब यहाँ अगर कृषि करनी है तो क्यों ना थोड़ा साइंटिफिक तरीके से किया जाए। तो ये उस क्षेत्र में भारत का एक अच्छा कदम है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अभी सबको पता है गांव गांव में चला है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। इसके बारे में पिछली क्लास में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। आज हम ये देखेंगे, ये सवाल आ सकता है, एक छूट गया था कि राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक है उसका शुभंकर निम्न में से क्या है, शेरू, मिसा, जायका या माइरेटोवा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शेरू। सबको पता होगा क्योंकि आजकल गांव गांव में चला है, पर पेपर में आ सकता है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आएगा इस हिसाब से कि जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक चल रही है उसका शुभंकर निम्न में से क्या है, तो अपना शेरू है। अगला क्या है, मून लाइटिंग निम्न में से क्या है। ये वेरी इंटरेस्टिंग शब्द है जो आजकल खबरों में रहा है, इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है इस पर, और ये आपके इंटरव्यू में भी जो दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो सकती है। तो मून लाइटिंग निम्न में से क्या है, एक समय में एक से अधिक कार्य करना, या चंद्रमा का पृथ्वी के अधिक नज़दीक आना, घर घर LED लाइट का वितरण करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मून लाइटिंग का अर्थ है दोस्तों एक समय में एक से अधिक कार्य करना। इसका क्या है मैं बताती हूँ आपको। देखो अभी कोरोना आया था, तो कोरोना की वजह से क्या है, लोगों की जो इनकम है वो कम हो गई, उनकी सेविंग कम हो गई, तो इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। तो अब कोई भी व्यक्ति है वो ये चाहेगा कि क्यों ना मैं एक साथ दो काम करूँ। ठीक है, तो मून लाइटिंग का मतलब होता है कि मैंने मान लो मैंने सुबह 9 से लेके और इवनिंग में 6 बजे तक कोई भी कंपनी है, विप्रो कंपनी है, उसमें मैंने काम कर लिया। उसके बाद 6 बजे से लेके या जो भी मेरे वर्क आवर है उसके अलावा रात में या फिर मैं वीकेंड पे जो छुट्टी के दिन रहती हैं उसमें मैं उस कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी में भी अपनी सेवा दे रही हूँ। ये होता है मून लाइटिंग, यानी एक समय में एक से अधिक कार्य करना। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ था, स्विगी थी, स्विगी जो उसने ये बोला था कि कोई भी व्यक्ति, हाँ अगर हमारे जो भी कर्मचारी हैं वो एक समय में अपना वर्क आवर में अपना काम कर रही है, उसके बाद उनकी मर्जी कि वो जहाँ चाहे वहाँ काम कर सकते हैं। तो इस पर पूरी बहस छिड़ी हुई है जो वर्क कल्चर को लेके। तो जो स्विगी जैसी कंपनी है, कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो इसको सही ठहरा रही है, जबकि कुछ ऐसी कंपनियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। तो ये मून लाइटिंग है, ये कई जो डेवलप कंट्री है उसमें ये पूरी तरीके से क्या है, लीगल है, जबकि इंडिया में इसको लीगल नहीं माना गया है। तो ये लीगली है, सही है या गलत है, इस पर पूरी बहस छिड़ी हुई है। तो ये शब्द है मून लाइटिंग, जो या तो अपना वर्क हो रहा है उससे मून मतलब रात में काम करना, या अपना वीकेंड पे कोई एक्स्ट्रा काम करना। तो वो होता है एक समय में एक से अधिक कार्य करने की जो परंपरा है वो होती है अपनी मून लाइटिंग। ओके, अगला क्या है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हर रोज पेपर में आ रही है अपनी। ठीक है, और इसको इतनी इंपॉर्टेंस है, अभी जो ईओ का सिलेबस आया होगा सबने देखा होगा आरओ वाला, उसमें ये स्पेशल मेंशन कर रखा है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उसका क्या है। इसमें यहाँ क्या है, मैंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अपने पीछे योजनाओं वाली जो भी अपनी सीरीज है उसमें बहुत डिटेल से करवाया हुआ है। यहाँ है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब से लागू की जाएगी, 9 सितंबर 2019, 9 सितंबर 2020, 9 सितंबर 2021 या 9 सितंबर 2022। इसका राइट आंसर है दोस्तों 9 सितंबर 2022 से इंदिरा गांधी शहरी जो रोजगार गारंटी योजना है वो लागू की जाएगी। और ये देखो मनरेगा है, वो है केंद्र सरकार की योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, वो है एक केंद्र सरकार की योजना जिसमें ये बोला गया था स्टार्टिंग में कि 100 दिन का हम आपको रोजगार उपलब्ध करवाएंगे एक वित्तीय वर्ष में। ये है अपना राज्य सरकार की योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार की है कि गांव में तो मनरेगा चल रहा है, अब कोरोना के बाद शहरों में भी ऐसे कुछ वर्ग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार की सख्त जरूरत है। तो इसके लिए इन राज्य सरकार ने कहा कि 100 दिवसीय हम आपको रोजगार की गारंटी प्रदान करते हैं, कहाँ, शहरी क्षेत्र में। ये हो गया। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, आगे आने वाले एग्जाम में यही पूछेंगे। तो ये 9 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत होगी। ओके,
कहाँ? राजस्थान की जो 213 शहरी निकाय हैं उसमें निवास करने वाले जो परिवार हैं उनको हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह देश की इस तरह की पहली रोजगार योजना है जो शहरी क्षेत्र में लागू की गई है। क्लियर? ये याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, पेपर में आनी है ये। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे दिया गया है? अब कोई भी अवार्ड मिल रहा है, बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, तो ये कुछ ऐसी लिस्ट होती है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अभी पुलित्जर पुरस्कार हुआ है तो चलो इसको याद कर लेते हैं। फहमीदा अजीम को, अदनान आबिद, शना इसरात या फिलिप रोथ। तो इसका राइट आंसर आपको और याद रखने की जरूरत नहीं है, आप याद रखो फहमीदा अजीम है जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका का एक पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और 2022 का फहमीदा को मिला है जो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश मूल की चित्रकार है और एक कहानीकार है। फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में दिया जा रहा है। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। तो ये भी सिंपल सवाल, अब ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया आरपीएससी का, वरना यूपीएससी का भी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। वरना पहले सवाल ये भी आता था कि पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको पूछ लेंगे साहित्य में या फिल्म क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या पत्रकारिता में। तो सबसे पहला सवाल तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी पुरस्कार अगर दे रहे हैं तो उसका क्षेत्र कौन सा है, तो ये है अपना पत्रकारिता का। अमेरिका का है पुलित्जर पुरस्कार, अमेरिकी गवर्नमेंट देती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। और अभी बांग्लादेश मूल की जो चित्रकार है उसको, जो फहमीदा, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, हाल ही में किसे भारत का कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला घोषित किया गया है? कार्यात्मक रूप से, वर्ड यह देखना, कार्यात्मक रूप से भारत का पहला साक्षर जिला हाल ही में घोषित किया है। कौन सा है वो? मंडला, राजगढ़, कामरूप या कोल्लम? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मंडला जिला है। याद रखना ये कि ये मध्य प्रदेश का है मंडला जिला, जिसको कार्यात्मक रूप से भारत का पहला साक्षर जिला घोषित किया गया है। 2011 में जब जनगणना हुई थी, जब यहाँ टोटल थी 68% जो अपनी साक्षरता थी, लिटरेसी रेट थी, अब फिलहाल हो गया यहाँ 100%। कार्यात्मक का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी व्यक्ति कार्यात्मक रूप से तब साक्षर कहा जाता है, तब नहीं, तब साक्षर कहा जाता है जब अपना नाम लिख भी सकता है, गिनती करने, हिंदी में या प्रमुख भाषा के अलावा अन्य भाषा में भी पढ़ने और लिखने में जो सक्षम होता है वो होता है अपना कार्यात्मक रूप से साक्षर व्यक्ति। और कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला जो भारत का है अभी हाल फिलहाल में घोषित किया है वो है अपना मध्य प्रदेश का मंडला जिला। ओके, याद रखना इसको। हाल ही में, अब सबको पता है अगस्त चल रहा था, तो भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अगस्त, 29, 25 या 5 सितंबर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 29 अगस्त। हॉकी के जो जादूगर थे सबको पता है कौन थे, उनकी जो श्रद्धांजलि देते हैं 29 अगस्त को, तो वो अपना खेल दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष हॉकी के जो जादूगर थे ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद जी, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार कब मनाया था दोस्तों? 2012 में। भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 2012 में ये बोला था कि उनको श्रद्धांजलि देते हुए प्रति वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाएंगे। ओके, अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? यह दिवस महान खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप याद करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। देश के राष्ट्रपति महोदय इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार, जो अपना पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था, अब इनका ध्यानचंद जी के नाम पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो खेलों की श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद, अर्जुन पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं अपने उनको, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ अपने कोच रहे होते हैं उनको दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार जिनका खेलों में
पिछले 20 सालों से बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस जैसे खेल पुरस्कार दिए जाती है। इनकी घोषणा कर दी जाती है जनवरी में, 26 जनवरी के आसपास। और फिर जब 29 अगस्त होती है, जब ये खेल पुरस्कार, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये है, ये सब दिए जाते हैं। तो ये सब इनकी सूची किसको दिया गया 2022 का, ये हम पहले की क्लासेज जो उसमें कर चुके हैं। अब खेल दिवस था तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अगला सवाल क्या है, अभ्यास वज्र प्रहार। मैं आपको रोज करवाती हूँ, रोज इसमें से सवाल आता है, इस वजह से मुझे चुन चुन के ये चीजें लानी पड़ती है कि कोई छूट ना जाए आपकी। तो अभ्यास हुआ अभी हाल ही में वज्र प्रहार, भारत द्वारा निम्न में से किस देश के सैन्य बलों के साथ ये अभ्यास है, ये संपन्न किया गया, ये सवाल है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस या इजराइल। तो इसका राइट आंसर है, जो अभ्यास वज्र प्रहार हुआ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के जो संयुक्त सैन्य बल हैं उनके बीच किया गया है। आप याद रखना, हाल ही में भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य बलों ने वज्र प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन किया। दोनों देशों के विशेष बलों द्वारा बारी बारी से आयोजन किया जाता है, मतलब एक बार अमेरिका में हो गया, एक बार अपना इंडिया में हो गया। किसी देश की सशस्त्र बल की इकाइयां हैं जो गुप्त आतंकवाद विरोधी अन्य विशिष्ट ऑपरेशन करती है, वो इकाइयां हैं, उनके बीच में ये अभ्यास है, ये हर साल किया जाता है। ठीक है, टाइगर, इसके अलावा कौन कौन से हैं, वज्र प्रहार तो अभी हुआ है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लिया। इसके अलावा टाइगर ट्रायम्फ होता है अभ्यास, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, ये मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास है। अगर आपको ये बोल दे कि टाइगर ट्रायम्फ निम्न में से क्या है, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए किया जाने वाला संयुक्त अभ्यास है। ओके, और रेड फ्लैग है, ये वायुसेना, भारत और अमेरिका की जो वायुसेना है उनका जो सैन्य अभ्यास है वो अपना क्या है, रेड फ्लैग है। ओके, अगला क्या है दोस्तों, एशिया कप 2022। ये आयोजन हो रहा है, जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता है एशिया कप 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जा रहा है। भारत, यहाँ तो किया जा रहा है क्योंकि मैं आज की अपनी क्लास करवा रही हूँ, जब यहाँ तो करेंगे यहाँ किया जा रहा है, पर हो सकता है आपका पेपर हो, जब तक ये हो जाए तो ये पूछ ले कि एशिया कप 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया था। ओके, तो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात। तो भाई यूएई में हो रहा है अपना एशिया कप 2022, जो ये प्रत्येक 4 साल पे होता है, याद रखना। ये या तो वनडे फॉर्मेट में होता है या T20 में होता है। अब वाला हो रहा है T20 फॉर्मेट में हो रहा है। तो एशिया कप का 4 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद संयुक्त अरब अमीरात में, बार बार लिख दिया, एशिया कप का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इसका मेजबान कौन कर रहा है दोस्तों, इसकी मेजबानी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, क्योंकि यह सबको बताया श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक थोड़ी अस्थिरता थी, इस वजह से इसको संयुक्त अरब अमीरात है वहाँ शिफ्ट किया गया है। ओके, अगला सवाल, हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट होती है ये भी अपने जो पेपर होते हैं उसमें आते हैं अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये जो अपना हो रहा है DRDO है, इसका अध्यक्ष निम्न में से किसको चुना गया है, डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर सतीश रेड्डी, MS रहमान, ललित कुमार। फटाफट याद कर लो, डॉक्टर समीर वी कामत है, उनको हाल ही में DRDO है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिन्होंने रेड्डी है, डॉक्टर सतीश रेड्डी, उनका स्थान लिया है। ये याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल याद रखो कि डॉक्टर समीर वी कामत हाल फिलहाल में अपनी DRDO जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की सर्वोच्च बॉडी है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल बहुत लेंदी सवाल अभी देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना पे निम्न कथनों पर विचार करना है। राज्य सरकार की योजना है दोस्तों, तो विचार करना बनता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, राज्य बजट 2022-23 में योजना को लागू करने की घोषणा की गई थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बजट में प्रावधान किया गया था कि जो भी दलित आदिवासी हैं उनके लिए उद्यम प्रोत्साहन योजना हम शुरू करेंगे। ओके, इसके अंतर्गत उद्यमियों को 7 वर्ष तक राज्य GST का 100% पुनर्भरण होगा। बिल्कुल ये भी बोल दिया कि 7 साल तक राज्य सरकार है वो GST का जो 100% है वो पुनर्भरण करेगी। भूमि आवंटन की देय राशि में ब्याज और भू रूपांतरण शुल्क है उसमें भी छूट दी जाएगी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक और 2 सभी कथन सत्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों कि इसके सभी कथन है वो सही है। 2022-23 में इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत नहीं इसकी घोषणा की गई थी राज्य बजट में।
इसमें ये बोला कि जो भी उद्यमी होंगे दलित एवं आदिवासी समाज से संबंधित, उनको 7 वर्ष तक जो राज्य जीएसटी है उनका 100% पुनर्भरण होगा। और जो भूमि आवंटन की देय राशि उसमें भी ये बोला कि उनमें ना तो ब्याज होगा और जो भू रूपांतरण शुल्क है उसमें भी छूट दी जाएगी। ओके, याद रखना ये योजना इंपॉर्टेंट योजना है और आपकी आ सकती है। मैंने इन तीनों स्टेटमेंट के थ्रू आपको जो पूरी योजना है उसको कवर करवा दिया है। ओके, देश की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला निम्न में से कहाँ स्थापित की जाएगी? अब एक केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि देश की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला है उसको शुरू करना है। तो इसमें अमेरिका है, अभी भी अग्रणी देश है, पर भारत ने भी बोला हम भी अपनी स्थापित करेंगे। मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, आंध्र में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड में। देश की पहली व्यावसायिक जो वेधशाला है वो उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। उसके थ्रू क्या है, हम नज़र रखेंगे, ये देखेंगे कि अंतरिक्ष में जो भी कचरा फैला है, कुछ और चीज़ है, वो क्या क्या है, उसके बारे में हम पूरी तरीके से ध्यान में रखेंगे। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला सबसे पहले तो याद रखो उत्तराखंड। उत्तराखंड से क्या नहीं चलेगा, इसके अलावा याद रखो गढ़वाल मंडल, राज्य उत्तराखंड का जो गढ़वाल मंडल है उसमें स्थापित की जाएगी। अंतरिक्ष क्षेत्र में शुरू किया गया स्टार्टअप दिगतारा इस प्रयोगशाला का निर्माण करेगा। दिगतारा द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। ये अंतरिक्ष के कचरे और अंतरिक्ष में मंडराने वाले जो छोटे छोटे सैन्य अपने उपग्रह हैं उसकी निगरानी में मदद करेगा। इस तरह की निगरानी या इस तरीके की जो वेधशाला है वो बनाने में अभी अग्रणी देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत भी अपनी वेधशाला स्थापित करेगा। कहाँ करेगा, याद रखना है पॉइंट इतना, उत्तराखंड में भी कहाँ, गढ़वाल में। काम क्या करना है, वो कुछ नहीं, उस वेधशाला के थ्रू हम देखेंगे कि कोई अंतरिक्ष कचरा है या कोई सैन्य उपग्रह है, कुछ और चीज़ है, जो भी यानी अंतरिक्ष में होने वाली हलचल है उस पर हम उसके थ्रू निगरानी रखेंगे। ओके, अगला क्या है, हाल ही में भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया? याद रखना दोस्तों, अभी ये सवाल मैं बता रही हूँ, नामित किया है किस नृत्य को, बिहू को, गरबा, कुचिपुड़ी या कथक? तो इसका राइट आंसर है गरबा नृत्य। यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ये बोला है कि गरबा नृत्य है उसको हम इस सूची में शामिल करेंगे। गरबा किसका लोक नृत्य है? सबको पता है, गुजरात का। गुजरात का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? गरबा। अभी आगे जो मीटिंग होगी नवंबर में उसमें इसको कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है, अभी नामित किया इसको। इससे पहले अपना जो कालबेलिया नृत्य है वो जो यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर है उस सूची में, उस लिस्ट में ऑलरेडी शामिल है। और कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है ये सबको पता है, राजस्थान का। ओके, यूनेस्को की अदृश्य विरासत सूची में पिछले वर्ष दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। पिछले हर साल ये लिस्ट आती रहती है, पिछले साल दुर्गा पूजा थी। अगली बैठक होगी अपनी नवंबर 22 में होने वाली है। आशा है कि जो अपना गरबा नृत्य उसको यूनेस्को की इस सूची है उसमें शामिल कर लिया जाएगा। गरबा कहाँ का लोक नृत्य? गुजरात का। ओके, क्लियर। अगला सवाल क्या है, कुशियारा नदी के पानी को अंतरिम रूप से साझा करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? यह भी समझौता ज्ञापन किया है कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि कुशियारा नदी है वो किन किन देशों के बीच में है। ये बहुत ही छुपी हुई नदी है, तो हमको याद रखना है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या म्यांमार। तो ये है बांग्लादेश की नदी, ठीक है। तो बांग्लादेश की होगी तो समझौता ज्ञापन बांग्लादेश के साथ ही होगा, सिंपल सी बात। तो हाल ही में किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के पानी को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। हमें याद रखना है क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इतनी चर्चा में रहती है पर हम ध्यान नहीं देते इन पे। कुशियारा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में है, भारत और बांग्लादेश। ओके, याद रखना कुशियारा नदी भारत बांग्लादेश के बीच में है और दोनों के बीच इसे लेकर अभी समझौता ज्ञापन हुआ है। अगला क्या सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर निम्न में से क्या है? ये तो कल के पेपर में सबने देखा होगा, इतना बड़ा वो दिया हुआ था, भारत का पहला स्वदेशी कैरियर के एयरक्राफ्ट अपना कौन सा है, ठीक है। तो वो है INS विक्रांत, विशाल, INS विराट या INS वियंगम। तो याद कर लो दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट अपना INS विक्रांत है। INS विक्रांत, ये सवाल पक्का आएगा आपके, इतना कॉमन सवाल है। फिर भी पेपर में कुछ सवाल ऐसे होते हैं दोस्तों जो एकदम सामने होते हैं अपने,
उसको अगर गलत करते हैं हम तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी होती है। पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि पेपर में फ्रंट पेज पे मिल जाते हैं हमको, वो वाले सवाल होते हैं, और वो सवाल है, वो इसी कैटेगरी का सवाल है और इसको देना होगा, क्योंकि ये तो भारत की शान है। अगर इसको पेपर में नहीं देंगे तो क्या देंगे। तो आरपीएससी ऐसे कुछ सवाल उठाती है जो सबको आ रहे होती है, वो वाले सवाल, वो ये सवाल वो है। INS विक्रांत देश के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल जो है अपना युद्ध पोत है, याद रखना इसको। अब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, कल परसों तो हमने कहा था कि जो वो विश्व वाली जो है फीफा, उन्होंने क्या किया था, इसको कर दिया था, निलंबित कर दिया था, पर वापस से बात चली है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए कल परसों। तो इसको याद रखना जरूरी है कि किन को नियुक्त किया गया है। बाईचुंग भूटिया को, कल्याण चौबे, नरसिम्हन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना कल्याण चौबे साहब है जो महासंघ के 85 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को ही अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, उनके अध्यक्ष फिलहाल कौन है दोस्तों, नियुक्त किए गए कल्याण चौबे। और ये नरसिम्हन साहब है ना, इनको तो वो नियुक्त किया है, स्टारबक्स जो कॉफ़ी वाले है ना, उसका CEO नियुक्त किया है। तो कल्याण चौबे याद रखना, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष। हाल ही में नीति आयोग द्वारा कौन से जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ। तो गया बिहार का, हरिद्वार उत्तराखंड, भीलवाड़ा राजस्थान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका हरिद्वार उत्तराखंड को नीति आयोग ने आकांक्षी, नीति आयोग एक मानक होते हैं नीति आयोग की, ठीक है दोस्तों। 2018 में इसकी शुरुआत की थी कि हम पूरे भारत में से एक जिला ऐसा हम चुनेंगे, ठीक है, जो 5 मानक जिसमें देखेंगे स्वास्थ्य होना चाहिए, उसमें शिक्षा होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क है नहीं या विद्युत की, इस तरीके से देखेंगे कि वो पिछड़ा हुआ है और उसको हमको क्या करना है, डेवलप करना है। तो फिलहाल किसको, हरिद्वार को माना है। नीति आयोग ने 5 मानकों के आधार पर हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के कुछ अविकसित जो जिले हैं उनका विकास करना है। अगला सवाल है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना कब लागू की जाएगी। ये कब लागू की जाएगी, हमेशा कोई भी योजना आए, कौन सा उसका डिपार्टमेंट है, ये इसकी लागू करने की तारीख क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका नोडल डिपार्टमेंट क्या है, ये चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनको आपको नोट करना चाहिए। अभी सरकार शुरू करेगी वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना। तो कब से शुरू होगी भैया, 15 सितंबर 2022, 2 अक्टूबर 2022, 1 दिसंबर 2022 या 1 जनवरी 2023। तो इसका राइट आंसर है गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2022 को वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना लागू की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर होगा हमारा, एक देश एक फर्टिलाइजर होना चाहिए। इसका मतलब हम एक ब्रांड नेम यूज करेंगे और वो अपना ब्रांड नेम, ये योजना कब लागू की, 2 अक्टूबर 2022 से। और उस ब्रांड नेम का, उस ब्रांड का नाम क्या होगा अपना, भारत। भारत नाम से वो जो ब्रांड होगा, जैसे भारत DAP, भारत यूरिया या भारत और भी कोई जो भी मुझे फर्टिलाइजर पता नहीं है, तो उसका होगा। तो वो एक सिंगल नेम से पूरे देश में फर्टिलाइजर योजना है वो लागू की जाएगी। इस योजना के अनुसार निजी और कंपनी हो चाहे अपने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हो, अपने उत्पादों का नाम भारत रखना होगा। ज्ञात है कि सरकार ने उर्वरक जो सब्सिडी योजना है उसका नाम भी बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना कर दिया गया है। तो इसको याद रखना, इसको लागू करने की तारीख। हाल ही में उपभोक्ता खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने किस उत्पाद को कीमतों में वृद्धि को रोकने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया, किस उत्पाद पर। तो दालों पे पहले से था, सब्जी, गेहूं, गन्ना, तो अभी दाल है। ये ऐसा होता है दोस्तों कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 नाम से पता चला है 1955, तो ये 1955 में आया था, जिसमें ये बोला गया था कि कोई भी ऐसा उत्पाद अगर हम देखेंगे कि जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस हो रही है तो उसको कम करने के लिए उस लिस्ट में उसको शामिल कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ कि जो दाल है, दाल में से स्पेशली कौन सी दाल, अरहर की दाल है, इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। इसको रोकने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया इस पर, यानी इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम की जो सूची है उसमें इसको शामिल कर लिया। खाद्य पदार्थों की जमाखोरी ज़्यादा होती है, क्यों, कीमत क्यों बढ़ती है, क्या तो जमाखोरी होगी या कालाबाजारी होगी, तो उसको रोकने हेतु जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 55 लागू किया गया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि किसी भी वस्तु है
उसको इस आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची लिस्ट है उसमें वो ऐड कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। उस वस्तु को जोड़ने उस वस्तु को हटाने का अधिकार कौन करता है? अपना सेंटर। ठीक है। केंद्र सरकार जनहित में राज्य सरकार से परामर्श कर किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में अधिसूचित कर सकती है। अभी हाल फिलहाल में अरहर की दाल है, उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र जो सरकार है उससे परामर्श करके और ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 55 है इस लिस्ट में इसको शामिल कर लिया। ओके। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू की है? वेरी इंटरेस्टिंग सवाल है, आ सकता है। तो कौन सा राज्य जिसने स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू की है? केरल, उत्तराखंड, हिमाचल या महाराष्ट्र? तो ये केरल की जो सरकार है उसने स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू की है। देश का पहला राज्य है जिसने स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू की है। 2019 में ये बोला था कि भाई जो गरीब है चाहे अमीर है कोई भी है, इंटरनेट कनेक्शन को हमारे जो नागरिक हैं उनका मूल अधिकार है, उनको वो उपलब्ध होना ही चाहिए। वो उपलब्ध जब होगा जब सरकार खुद इस काम को करेगी। और अभी केरल सरकार ने क्या किया, इसी के तहत 2019 में क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था तो इसके तहत स्वयं की अपनी इंटरनेट सेवा शुरू कर ली। अगला क्या सवाल है दोस्तों? विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कहाँ आयोजित की जाएगी? मिस्र, काहिरा, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या इंडोनेशिया? तो ये मिस्र काहिरा है, मिस्र की राजधानी है, सबको पता है। वहाँ विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप होगी। अब ये चर्चा में क्यों रही ये देखिए, ये चैंपियनशिप प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है और कोई भी चीज़ अगर 4 साल से हो रही है तो उसकी इंपॉर्टेंस हम खुद देख सकते हैं, तो उसका तो पूरा हमें डेटा पता होना चाहिए। तो ये चैंपियनशिप प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय अपना जो राइफल संघ है वो अपने जो खिलाड़ी है जो शूटिंग खेल इस राइफल संघ को भारत में शूटिंग खेल के विकास और आत्मरक्षा के लिए नागरिकों को प्रशिक्षण देते हैं तो स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय राइफल संघ के अंतर्गत 53 अपने जो राज्य से एक राइफल संघ हो गया और 53 जो अलग अलग राज्यों के वो राज्य संघ उनके अंतर्गत कार्य करते हैं। राष्ट्रीय, राज्य, जिला और क्लब स्तर पर नियमित तौर पर ये टूर्नामेंट आयोजित होते हैं। अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा, इस वजह से क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ है इसने मिस्र में आगामी निशानेबाजी चैंपियनशिप के लिए अपने देश को जो 48 सदस्यों को भारतीय राइफल और पिस्टल टीम है अपनी उसकी घोषणा की है। तो इस वजह से ये जब तक हो सकता है आपका पेपर हो तो ये हो जाए, है ना, नाम ही हो तो भी हमको ये तो पता होना चाहिए कि जो विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप है वो अभी हाल फिलहाल में कहाँ होंगी, तो ये मिस्र काहिरा में होगी। ओके। नुआखाई जुआर क्या है? निम्न में से नुआखाई जुआर इस वजह से क्योंकि पीएम मोदी है उन्होंने इसका मेंशन किया था नुआखाई जुआर। तो निम्न में नुआखाई जुआर क्या है? कृषि उत्सव है, ईसाई कोई त्यौहार है, पूर्वोत्तर का एक नृत्य या खेल महोत्सव है? याद रखना दोस्तों, नुआखाई, नुआ मतलब नया, खाई मतलब खाना, तो कृषि महोत्सव है, नई फसल आती है तो उसकी खुशी में ये त्यौहार जो पूर्वोत्तर स्पेशली उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इधर जो ये त्यौहार मनाया जाता है वो है नुआखाई। याद रखना ये एक कृषि उत्सव है। नुआखाई 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसमें नुआ का मतलब है नया, खुआ का मतलब खाना। यह बदलते मौसम के साथ नई फसल का स्वागत करने के लिए ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बनाया जाने वाला प्राचीन त्यौहार है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है नुआखाई। अभी अगर ये अपने दिमाग में आ गया, हमने कहीं से पढ़ लिया और बहुत ही ध्यान से पढ़ लिया तो ये कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज़ है, पर ध्यान में आना जरूरी है कि ये नुआखाई एक कृषि उत्सव है। इस सवाल पे इम्पोर्टेंट लगा लो, नोट कर लो, पेपर में पक्का आना है। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अभी बनाई गई है कि राजस्थान में जो एक्सपोर्ट हो रहा है अपना उसको ज़्यादा प्रमोट करो, इसके लिए काउंसिल बनाई। इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वो पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन है? श्री राजीव अरोड़ा जी, मुकुंद राव जी, जगदीश कुमार या पी साईनाथ? इसका राइट आंसर है दोस्तों श्री राजीव कुमार अरोड़ा जी, जो अभी हाल ही में गया है, राज सिक्को के चेयरमैन भी हैं। इन्हीं को ये जो अपनी एक्सपोर्ट प्रमोशन जो काउंसिल अभी नई बनाई है उनका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये काउंसिल किस वजह से कि राजस्थान में उद्योगों के निर्यात अगर संबंधी कोई विषय है उसकी मॉनिटरिंग करनी है या उनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको दूर करने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। और राज सिक्को के चेयरमैन है श्री राजीव अरोड़ा जी, उसको इसका पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो हो गया ना इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि कोई भी बॉडी बन रही है ना, उस कोई भी संस्था है उसका गठन हो रहा है तो उसका पहला अध्यक्ष कौन है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब अगर आपका मेंस हो रहा होता ना यहाँ तो मैं पक्का बताती कि जो राजस्थान एक्सपोर्ट काउंसिल है
वो उनको स्थापना या उसके 2 उद्देश्य बताइए, उनकी स्थापना कब की गई थी, इनके चेयरपर्सन कौन है फिलहाल। तो ये सवाल आपके आ सकते हैं। अगला सवाल क्या है, कभी कभी समाचारों में रहने वाला उइगर जातीय समुदाय, उइगर समुदाय है, उसका संबंध निम्न में से किस देश से है। मुस्लिम समुदाय है ये, तो बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या चीन। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों उइगर समुदाय है, उसका संबंध है चीन से। ये समाचार में रहता है रोहिंग्या कहाँ से संबंधित है ना। तो अगर चकमा शरणार्थी है उनका संबंध किस देश से है, तो उइगर जातीय समुदाय इसका संबंध किस देश से है। तो ये लगातार चर्चा में रहने वाले शब्द है जो हमको पता होना चाहिए। ये है मुस्लिम समुदाय जो चीन में रहते हैं। और अभी हाल ही में क्या, हर बार बहुत बार रिपोर्ट्स आती है, पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये चीन सरकार पे आरोप लगाया है कि इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मानवीय हिंसा हो रही है, जो गलत है। ठीक है, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा अपना उइगर समुदाय जो चीन से संबंधित है। चीन में इसकी आबादी चीन में ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि खाली चीन में रहते हैं, ये ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहाँ भी इनकी संख्या है, पर बहुलता चीन के जो सिंजियांग प्रांत में वहाँ है इसकी। तो वर्तमान में उइगर जातीय समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन के सिंजियांग प्रांत में है। हालांकि चीन उइगर मुस्लिमों को केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देता है और यह अस्वीकार करता है कि वे स्वदेशी समूह हैं। इस वजह से उन पे क्या है, उनके मानवाधिकार है, उनका हनन होता है। तो जो मानवाधिकार से संबंधित बॉडी है वो समय समय भी आवाज़ उठाती है कि इनके साथ जो चीन सरकार है वो गलत कर रही है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार चीन उइगरों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, जो मानवता के खिलाफ एक अपराध है। ठीक है, तो हम इस वजह से ये चर्चा में हो गया क्योंकि बार बार इनके मानवाधिकारों से संबंधित जो मुद्दे हैं वो उठते रहते हैं। नेक्स्ट अपना और लास्ट सवाल दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डेटाबेस और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है। तो चौथी, पांचवी, छठी या आठवीं। तो याद कर लो, राइट आंसर है इसका पांचवी अर्थव्यवस्था। फिलहाल भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे विश्व में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। छठे स्थान पे ब्रिटेन चला गया, पहले भारत छठे स्थान पे ब्रिटेन था और भारत थी छठवें स्थान पे, अब उसको पीछे छोड़ के भारत आ गया पांचवें स्थान पे, क्योंकि पाउंड है उसकी कीमत दिनों दिन गिरती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, अमेरिका, उसके बाद चीन, फिर तीसरा नंबर है जापान, चौथा है अपना जर्मनी और पांचवी है इंडिया और छठे स्थान पर है ब्रिटेन। तो ये अभी रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है। चलो दोस्तों, आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास में इतना ही। पिछले वीक में जो ट्यूसडे से पहले है जितना भी न्यूज़ में रहा, करंट में रहा, जो आपके पेपर से संबंधित है, आ सकता है आपकी कोई भी एग्जाम से, फर्स्ट ग्रेड हो, आपका एसआई का एग्जाम हो, आरएस की एग्जाम हो, है ना, कोई भी ऐसी है, तो उससे में से ये सवाल आने, इनमें से कोई सवाल नहीं आए ऐसा कोई भी सवाल नहीं है। ठीक है, फालतू का कोई भी सवाल मैं बनाकर नहीं लाती, मैं ऑथेंटिक सोर्स से वही सवाल बनाने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पूरा एक्सपीरियंस है कि आरपीएससी की डिमांड क्या रहती है करंट में। तो वो कोई अवार्ड हो गया, खेल से रिलेटेड, या आपने डिफेंस से संबंधित कोई नया अपॉइंटमेंट हो गया, कोई नई बॉडी बना दी, तो जो चर्चा में रहने वाले कोई भी चीज़ है, मैं चाहती हूँ कि आपका टोटल वो चीज़ कवर हो। तो अपनी करंट अफेयर की क्लास है उसमें हम ये पूरा कवर करते हैं। इसके अलावा पीछे आप देख सकते हो जो प्री की टेस्ट सीरीज़ है, मेंस की टेस्ट सीरीज़ है, वो आप ज्वाइन कीजिए और अपने खुद को पूरी तरीके से आरएस के लिए प्रिपेयर कीजिए। बहुत ही कम कॉस्ट पे, बिल्कुल मिनिमम चार्ज पे आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ ये चीज़ें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ कहीं से भी कर लो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ रहती है, उसमें रहता है आपका कि जो भी पेपर बना रहा है उसका माइंड किस हिसाब से है। अगर उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस से हम पेपर बनाएंगे तो पेपर बनाने में ये हमारा मकसद रहता है कि इसमें से ज़्यादा सवाल आपको आरपीएससी का जो पेपर आप लिख रहे हो, आप दे रहे हो, उसमें आपको देखने को मिले। ठीक है, तो वहाँ सिर्फ आपका क्या रहता है, जो ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है वहाँ आपने पेपर कैसे बनाया, उस पेपर में से सवाल कितने आ रहे हैं, एक ऑथेंटिक सोर्स से आप पेपर बना रहे हो। इसके अलावा वो सवाल आप लेने की ट्राई कर रही हो जो आपके एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो वो जो 25 टेस्ट आपको मिलेंगे वो मिलेंगे। इसके अलावा आपको इससे खुद को ये देखने का पूरा ये रहेगा, आप खुद को देख सकोगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। पर जहाँ मेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, मेंस की टेस्ट सीरीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है,
कि हमने पेपर दिया, पेपर का आपको आजकल इतनी ज़्यादा PDF है टेलीग्राम चैनल पे, कहीं पे भी कोई भी इंस्टीट्यूट को आपको पेपर मिल जाएंगे, आप पेपर लिख भी लोगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट मेंस के पेपर में क्या रहती है, अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट का पेपर लिख रहे हो वहाँ चेकिंग का रहता है कि आपका जो आप जो टेस्ट लिख रहे हो वो चेक किस हिसाब से हो रहा है। अगर पेपर में आपने कहीं डायग्राम बनाया है कि नहीं, कोई भी चीज़ में अंडरलाइन की है नहीं, कितने मिनिमम जो आपको वर्ड मांग रहे हैं उससे आप ज़्यादा जा रहे हो नहीं, जो आप कंटेंट यूज़ कर रहे हो वो कंटेंट आपके लिए सही है, या ऐसे ही आप कहानी टाइप लिख रहे हो कि नहीं, उसको संक्षिप्त, कोई भी कंटेंट है उसको संक्षिप्त चीज़ में हम किस तरीके से लिख रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको पहल अकेडमी बताएगी। ये चीज़ें बताने के लिए ये जो 25 टेस्ट हैं, खाली ये टेस्ट नहीं है, पूरी ऑथेंटिक तरीके से बेस्ट एक्सपर्ट आपकी कॉपी चेक करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ आपकी कमी है, इस चीज़ में आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो एक इसके अलावा आपको हैंड रिटन जो आंसर शीट है वो टाइम टू टाइम उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसके लिए जो ये 14 से स्टार्ट हो रहा है अपना, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।